कहता कि ना सर बहुत आगे हुड़दंग कर रहा है लोग। हाँ वाईफाई कनेक्ट करेला बुड़बक हवा क्लासरूम में बा कहल पासवर्ड जगह जाए सब कहवा देता नहीं लगवा दिले बनी। कब हमार तू वीडियो शेयर कोई ले बड़ा बताओ। ठीक बस हटा दे हमको पता है भाई जो है आप ही लोग के देन है सीधा बात है। अच्छा है तो आप लोग का देन है बुरा है तो आप लोग के हैं बात क्लियर बा। हम इतने जानते नहीं कि जेंग बना के रखबो लोगन वही गनु रहे ठीक बा। वाईफाई लिखवा के सटवा देता नहीं ऊपर मत जाइए लोग ठीक बा। हाँ चलिए पढ़ा जाए कहां तक पहुंच गए थे हम लोग। हाँ नाटो की सदस्यता यूक्रेन जो है नाटो की सदस्यता हेतु आवेदन कर दिया है। ठीक है काफी बढ़िया सी न्यूज दे दिया है इसीलिए इसके बारे में हम कुछ नाटो किया है कि नीचे यही देने वाले थे लेकिन देखेगी तो खुद ही डिटेल कर दिया है। हाँ मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा नाटो और यूक्रेन दोनों वीवीआई है। चलिए कलम उठाइए। रूस के साथ विगत 7 महीना से चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन ने अब नाटो की सदस्यता के लिए औपचारिक आवेदन कर दिया है। राष्ट्रपति के नाम भी अंडरलाइन कर लीजिए जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की बस ने यह घोषणा जो है राजधानी कीव में जो है 30 सितंबर 2022 को की। यूक्रेनी राष्ट्रपति द्वारा यह घोषणा रूस द्वारा यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस में मिलाने के लिए संधियों पर हस्ताक्षर किए। एक मिनट नहीं समझ में आया। यूक्रेनी राष्ट्रपति द्वारा यह घोषणा रूस द्वारा यूक्रेन के 4 क्षेत्र को रूस में मिलाने के लिए संधियों पर हस्ताक्षर किए ना लाइन गलत है। यूक्रेनी राष्ट्रपति द्वारा यह घोषणा रूस द्वारा यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस में मिलाने के बाद यह निर्णय लिया। चलो ठीक है। नाटो की सदस्यता के लिए उनके सभी सदस्य देशों की औपचारिक मंजूरी की जरूरत होती है। इससे पूर्व फिनलैंड एवं स्वीडन ने भी नाटो की सदस्यता हेतु आवेदन मई 2022 में किया था तथा जी बोला जाना प्लीज शांत रहो लोगन का भइल ना तो ऐसे मत करो लोगन शांति पढ़ो लोगन भूखे पेटे पढ़ाओ तो नहीं से बड़का एग्जांपल का दी केकरा ला अब तो निकल लगल लफवाई करे। अच्छा बात बा जहां समय आवेला इंटरटेनमेंट ना करेला अब हर समय इंटरटेनमेंट करे तो मूल लक्ष्य से भटक जाए प्लीज नहीं कीजिए ऐसे। चलिए इससे पूर्व फिनलैंड और स्वीडन ने भी नाटो की सदस्यता हेतु आवेदन मई 2022 में किया था तथा इन देशों को नाटो में शामिल करने के प्रस्ताव को नाटो के अधिकांश देशों की संसद ने मंजूरी यह पंक्तियां लिखे जाने तक दे दी थी। किसी नए राष्ट्र को सदस्य तभी बनाया जा सकता है जब इसके लिए पहले के सभी राष्ट्र उसको मंजूरी दे। चलिए नाटो क्या है बहुत बार चर्चा कर चुके हैं रीडिंग मार देते हैं सब वीवीआई पहले बता दे रहे हैं इसका हर एक लाइन वीवीआई है। नाटो जिसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पश्चिमी देशों की एक सैन्य गठबंधन है। इसके सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में कितना हो गया है 30 हो गया है। इसके सदस्यों में अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस और जर्मनी शामिल है। नाटो के मुख्य उद्देश्य जो है सदस्य देशों की सुरक्षा करना है। यदि नाटो के किसी सदस्य देश पर कोई अन्य देश आक्रमण करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश उस देश के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। नाटो के सदस्य देश तो नाटो की स्थापना 1949 में 12 गो सदस्य राष्ट्रों के साथ हुई थी। बाद में अन्य देशों के इसमें शामिल होने से इसके सदस्य देशों की संख्या अब कितना हो गया है 30 हो गया है। इन सभी 30 सदस्यों के नाम एवं नाटो में उनकी सदस्यता के वर्ष निम्नलिखित हैं। घर पढ़त रही लोगों ने कोई विशेष बात नहीं। चलिए खांसी की दवा मत खोखो न्यूज सुनो। खांसी की दवा पीने से गामीबिया में 66 बच्चे की मौत से भारत के औषधि उद्योग पर एक धब्बा लग चुका है। यही है वो दवा है ना हरियाणा में बनता है और यही दवा पीने से भारत में से प्रतिबंधित है। गामीबिया सरकार ने स्पेशल ऑर्डर दिया था तो बना के भेज दिया और भेजने के बाद बेचारा वहां 66 बच्चा का मौत हो गया। ऐसा नहीं है कि दवा पी के भारत में लोग नहीं मरा है बहुत बच्चे भी मरे हैं इसलिए सरकार इस पर बहुत कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था है ना। लेकिन अब फिर क्या हुआ देखते हैं न्यूज में अंडरलाइन कीजिए। अफ्रीकी देश गामीबिया में अक्टूबर 2022 के पहले सप्ताह में 66 बच्चों की मौत से अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पर एक बड़ा धब्बा लगा है। बस अंडरलाइन मत करिए।
डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट में बच्चों की मौत, अंडरलाइन करिए, भारत से आयातित एक कफ सिरप पीने से होने की आशंका व्यक्त की गई है। कंटिन्यू। गामीबिया को खांसी की इन दवाइयों का निर्यात हरियाणा की मेडिन फार्मास्यूटिकल द्वारा किया गया था। कंपनी का नाम ध्यान रखिए, गोल घेर लीजिए। भारत में इन दवाओं की बिक्री की अनुमति नहीं है तथा गामीबिया से ऑर्डर मिलने पर ही इनका उत्पादन कंपनी द्वारा किया गया था। बस अब ना 66 बच्चों की मौत इनके उपयोग से होने की आशंका डब्ल्यूएचओ ने जो है व्यक्त किया है। फलतः भारत की संबंधित जांच एजेंसियों द्वारा इस मामले की जांच अब की जा रही है। जांच पूरी होने तक मेडिन फार्मास्यूटिकल में सभी दवाओं के उत्पादन पर अब रोक लगा दिया गया है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार गामीबिया में हुई बच्चों की मौत के लिए डब्ल्यूएचओ ने सीधे तौर पर मेडिन फार्मास्यूटिकल कंपनी के कफ सिरप को जिम्मेदार नहीं ठहराया है, केवल इसकी आशंका ही व्यक्त की गई है। इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ द्वारा भारत को उपलब्ध नहीं कराई गई है। चले फिर भी चर्चा में नहीं जाए काफी, है ना। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक इस कंपनी, जो कंपनी का नाम बताया, कंपनी के सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा जरूरत से ज्यादा पाई है। ऐसे भी खांसी का दवा जल्दी नहीं पीना चाहिए, याद रखिएगा। या फिर होम्योपैथ बहुत सारा मेडिसिन है खांसी का, उसका सेवन करना चाहिए। खांसी की दवा जनरली पीने के बाद नॉर्मल आदमी को नशा आ जाता है, उसमें अल्कोहल होता है कि नहीं है, तो वो ऐसे ही खतरनाक दवाई है। फिर भी हम लोग छोटा छोटा बात पे खांसी का तुरंत सिरप पीने लगते हैं, है ना। उसका घरेलू उपचार कीजिए, या बहुत ज्यादा हो तो होम्योपैथिक बहुत अच्छा सिरप है पुलमो लिख लीजिए, उसको खरीद के पीजिए। 2 ढक्कन पीने के बाद 1 ढक्कन कम से कम आधा कुल्ला गर्म पानी जरूर पी लीजिएगा, 2-3 खुराक में ठीक हो जाता है पुलमो, है ना। हाँ, होम्योपैथ पे हम थोड़ा विशेष बल देते हैं क्योंकि हमको पता है अंग्रेजी दवाई मरत रह जाए तबे खाए के, क्योंकि मरला में से अव में से चूने के तो दवाई चुनल जाए, है ना। वो ऐसा दवाई मंगावेला, आज आप खा रहे हैं ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन किडनी फेफड़ा पर क्या असर पड़ रहा है आपको नहीं पता है ना। होम्योपैथ का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए कोशिश करना चाहिए। तो ये 2 चीज याद रखिएगा, डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा जो है जरूरत से ज्यादा नहीं। ऐसी खांसी सिरप के विषाक्त प्रभावों के कारण जो प्रभाव देखा जाता है, पहले पेट दर्द, सिर दर्द, उल्टी, दस्त, पेशाब करने में कठिनाई, मानसिक स्थिति में परिवर्तन और गुर्दे को गंभीर नुकसान शामिल है, जिसके कारण अंततः जो होता है मृत्यु हो जाता है। यह कंपनी जो है सबसे पहले वर्ष 2011 में सुर्खियां में आई थी, जब घटिया दवाओं के उत्पादन के चलते बिहार में सबसे पहले इसको ब्लैकलिस्ट किया गया था। ठीक है। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक मेडिन फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवाओं में जिस डाइथिलीन ग्लाइकोल यानी डीईजी और एथिलीन ग्लाइकोल की अस्वीकार को गामीबिया में 66 बच्चों की मौत का कारण बताया जा रहा है, उससे जनवरी 2020 में जम्मू में कई बच्चे की मौत हो चुकी है। जम्मू में तब बच्चों की मौत के पीछे जिस डीईजी को जिम्मेदार पाया गया, वो हिमाचल प्रदेश में स्थित एक दूसरी कंपनी जिसका नाम था मेसर्स डिजिटल विजन द्वारा निर्मित कफ सिरप में पाया गया था। भारत में इस खतरनाक रसायन डीईजी से होने वाली मौतें नई नहीं है। वर्ष 2020 में जम्मू में 12 बच्चा, उसके अलावा 1998 में दिल्ली में इससे 33 बच्चा, इसके अलावा 1986 में मुंबई में 14 बच्चा, 73 में चेन्नई में 14 बच्चा मर चुका है। तब जाके भारत सरकार फैसला ले लिया कि नहीं, इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दो। फिर भी चोरी छिपे ये सब दवा आता है ना, ये सब ध्यान में रखिएगा। चले नेक्स्ट, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी का न्यूज है ना। हाँ, FATF कि ग्रे सूची से बाहर निकलने से पाकिस्तान को लाभ मिलने वाला है, यानी कर्जा ओकरा आसानी से मिली। ओकर वित्तीय हालात बहुत खराब हो गए तो ये ऐसा सूची है जिसमें आतंकवाद को बढ़ावा देना, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह टाइप का जो काम करता है देश ना, उसको इस सूची में शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद उस देश को वर्ल्ड बैंक, क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सब तरह का कोई भी संस्था उसको पैसा नहीं देता है। ये जान जाता है कि पैसा देंगे तो ये आतंकवाद को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो उसी सूची में शामिल कर लिया गया था और हाल ही में उस सूची से उसको बाहर कर दिया गया, यानी फिर से उसको कर्जा मिलेगा, फिर से उसका आर्थिक उद्धार होगा। चलिए अंडरलाइन कीजिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, किसी देश को इसकी ग्रे सूची में डाले जाने से नुकसान क्या है
तथा इससे बाहर निकलने से पाकिस्तान को लाभ किया। इस टाइप से सवाल बनता है। चलिए, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF G7 देशों की पहल पर गठित एक अंतर सरकारीय संगठन है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था आगे बोल गए बनेगा, ठीक तो है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को मनी लॉन्ड्रिंग से बचाने के लिए 16 सदस्यों के साथ इसका गठन, सब अंडरलाइन करके चलना है, 1989 में किया गया था। वे तो कहत नहीं कहीं से, ओ सॉरी, हाँ वो हम पूछबो कहीं छूट गल बका तो ना सर, हमरो लागल कुछ अटपटाट है, डायरेक्ट सवाल पे आ गया। ओ सॉरी 4 बरस से, पिछला ही पेज में था, 18 नंबर पेज में था, नीचे हुआ थोड़ा सा, 4 बरस से अधिक समय तक FATF की ग्रे सूची में रहा पाकिस्तान, अब इस सूची से बाहर। अंडरलाइन कीजिए, आतंकी संगठनों को दिए जा रहे सरकारी प्रश्रय, उनके वित्तीय लेन देनों एवं मनी लॉन्ड्रिंग में विफलता के चलते जून 2018 से वित्तीय कार्रवाई कार्यबल अर्थात FATF की ग्रे सूची में शामिल रहा पाकिस्तान अब 4 वर्ष से अधिक समय तक इस सूची में फंसे रहने के बाद अब अंततः अक्टूबर 2022 में इस सूची से बाहर निकलने में कामयाब हो गया है। बस अंडरलाइन मत कीजिए। FATF ने 20-21 अक्टूबर 2022 को पेरिस में संपन्न अपनी पूर्ण बैठक में पाकिस्तान को ग्रे सूची से बाहर निकालने का निर्णय करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एवं टेरर फंडिंग से निपटने के अपने तंत्र को पाकिस्तान ने अधिक प्रभावी बनाया है तथा इस मामले में इन तकनीकी कमियों को उसने दूर किया है, जिसका उल्लेख FATF की पिछली बैठकों में किया गया था। ग्रे सूची से बाहर निकलने के लिए जो 34 सूत्रीय कार्य योजना पाकिस्तान को दी गई थी, उसके सभी बिंदुओं पर संतोषजनक कार्रवाई से संतुष्टि के बाद ही पाकिस्तान को अब इस सूची से अक्टूबर 2022 में बाहर किया। 12 लिख लो, गलत लिख लो, 22 कर दो। पाकिस्तान को ग्रे सूची में बाहर निकालने के पश्चात FATF ने स्पष्ट किया है कि वह अब FATF की निगरानी प्रक्रिया के अधीन नहीं है। संगठन ने आशा व्यक्त की है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के अपने तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए काम करना जारी वो रखेगा। चलिए, तो वहीं पढ़ रहे थे हम लोग, ये सब क्या है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी है। तो वित्तीय कार्रवाई बल अर्थात FATF G7 देशों की पहल पर गठित एक अंतर सरकारीय संगठन है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को मनी लॉन्ड्रिंग से बचाने के लिए 16 सदस्यों के साथ इसका गठन 1989 में किया गया था। 2001 में अमेरिका में हुए आतंकी हमलों के बाद आतंकी संगठन का वित्त पोषण भी इसकी निगरानी के दायरे में लाया गया था। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या भारत सहित कितना हो गया है, यानी भारत जो है FATF का सदस्य है, याद रखिएगा 37 में। इसके अतिरिक्त दो क्षेत्रीय संघ अर्थात यूरोपीय संघ और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC भी इसमें शामिल है। अंडरलाइन मत कीजिएगा, अब कर रहे होंगे तब। आतंकी संगठनों के वित्त पोषण व मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में विफल रहने के कारण FATF ने पाकिस्तान को जून 2018 में अपने ग्रे सूची में डाला था। ग्रे सूची में नाम आने से संबंधित देश की क्रेडिट रेटिंग में गिरावट आती है तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था से कर्जा लेने में दिक्कत आती है। FATF की ग्रे सूची से बाहर निकलने से पाकिस्तान अब इस संगठन की बढ़ी हुई निगरानी प्रक्रिया के अधीन नहीं है तथा इससे वह अब अपनी लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ADB अर्थात एशियाई डेवलपमेंट बैंक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकता है। चलिए, लास्ट है। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया, म्यांमार हुआ ब्लैक लिस्ट और म्यांमार को काली सूची में डाला गया है। FATF ने पहली बार म्यांमार को कार्रवाई के लिए उच्च जोखिम वाला क्षेत्राधिकारों में रखा है। इसे FATF की काली सूची भी कहा जाता है। ईरान और उत्तर कोरिया पहले से ही इस काली सूची में है और म्यांमार को हाल ही में शामिल किया गया। ये थोड़ा एक्स्ट्रा न्यूज था, इसको ध्यान में रखिएगा। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए IMF, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और यूरोपीय संघ से वित्तीय मदद हासिल करने की कोशिश कर सकता है। तो FATF के बारे में, FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण का निगरानी करता है। इसके उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करना और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रयास के वित्त पोषण का विरोध करना है। FATF का गठन 1989 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था। इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन मुख्यालय में स्थित है। सदस्य वर्तमान में 37 गो है और 2 क्षेत्रीय संगठन, यूरोपीय आयोग और GCC अर्थात गल्फ खाड़ी सहयोग परिषद शामिल है
जो दुनिया के लगभग सभी हिस्से के सबसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करता है। इंडोनेशिया जो है एफएटीएफ का एकमात्र पर्यवेक्षक देश है। भारत वर्ष 2006 में पर्यवेक्षक देशों की सूची में शामिल हुआ और वर्ष 2010 में एफएटीएफ का पूर्ण सदस्य बन गया। इसको शॉर्ट नोट्स में शामिल कर लीजिएगा कि भारत 2010 से एफएटीएफ का सदस्य बना है। भारत एफएटीएफ की क्षेत्रीय साझेदारों एशिया पैसिफिक ग्रुप और एशियन ग्रुप का भी सदस्य है। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट देश एफएटीएफ प्लेनरी की निर्माण करने वाले देशों की पारंपरिक मूल्यांकन रिपोर्ट्स के लिए प्रति वर्ष 3 बार अर्थात फरवरी और जून और अक्टूबर इसके सत्र का आयोजन होता है। जिन देशों को आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित स्थल माना जाता है उन्हें एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। इस सूची में शामिल किया जाना संबंधित देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। AMLCFT का अर्थ धन शोधन रोधी या आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करना है। ब्लैक लिस्ट में असहयोगी देश या क्षेत्र शामिल हैं। ये देश आतंकी वित्तीय और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं। अभी तक ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार 3 ब्लैक लिस्टेड कंट्री है। सूचीबद्ध देशों में वित्तीय शक्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार उनके लिए एफएटीएफ से संबद्ध वित्तीय संस्थानों अर्थात IMF वगैरह से इस सबसे कर्जा लेना मुश्किल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, लास्ट न्यूज है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक आ गया है। हर एग्जाम के लिए मोस्ट VVI कर लीजिए। हाँ, और इसमें बहुत बढ़िया पूरा डाटा के साथ ये न्यूज दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। विभिन्न राष्ट्रों में भूख की स्थिति को निरूपित करने वाली वर्ष 2022 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट विश्व भर में कितना तारीख को 15 अक्टूबर 2022 को जारी हुई। चलिए अब इस रिपोर्ट में क्या है ना, एक बार पेज उलटिए और देखिए फर्स्ट कॉलम में एक ये होगा डाटा होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। भारत और पड़ोसी देशों की रैंकिंग है तुलनात्मक रूप में। कुल 121 देश इसमें शामिल हैं, जिसमें श्रीलंका का 64वां स्थान है, म्यांमार का 71वां है, नेपाल का 81वां है, बांग्लादेश का 84वां है, पाकिस्तान हमनियों से अच्छा 99वां है और भारत 107वां पर है। हमनी से खराब मात्र एक हो अफगानिस्तान, वो भी बहुत ज्यादा खराब स्थिति में नहीं। ठीक है, अगला कॉलम में एक और ब्रैकेट में न्यूज है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रेंज। ठीक है, तो भूख की स्थिति के आकलन के लिए तैयार किए जाने वाले ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मान 0 से 100 के बीच रहता है। किसी देश के लिए सूचकांक का मान जितना अधिक होता है संबंधित देश में भूख की स्थिति उतनी अधिक विकराल मानी जाती है। जितना ज्यादा नंबर आई हमें उतना ज्यादा भूख आयल बा। उल्टे बात, नंबर ज्यादा आई देश की हालत खराब बा। सीधे बात समझिएगा। हाँ, सूचकांक का मान कम होना भूख के मामले में देश की बेहतर स्थिति को दर्शाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आधार पर संबंधित देश में भूख की स्थिति का आकलन निम्नलिखित अनुसार किया जाता है। 0 से 10 यानी 9.9 ले लो माना जाता है, बहुत बेहतर माना जाता है। 10 से 19.9 ले मॉडरेट माना जाता है और उसके बाद 20 से तो खास सीरियस हो जाता है। 20 से लेके 35 ले सीरियस है, 35 से लेके 50 ले अलार्मिंग सिचुएशन है और 50 के बाद तो समझिए एक्सट्रीमली अलार्मिंग हो जाता है। इस तरीके से कैटेगरी बनाया गया है। ठीक है, चलिए फिर से पीछे आइए, अंडरलाइन कीजिए लास्ट लाइन, उस पेज का लास्ट लाइन। पिछले बरस 128 देशों में भुखमरी की रैंकिंग में भारत को जहां 101वां स्थान था, इस बरस 121 देश में 121 गो देश में और बढ़ गई बा और कम होके के चाहिए समझे 14 अंक के घाटा बाकरा 107वां स्थान भारत का बताया गया है। पढ़ रहे हैं, अंडरलाइन मत कीजिए, सब ऐसे जान गए आप लोग अब तक। इस मामले में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति भारत से बेहतर रिपोर्ट में बताई गई है। वर्ष 2022 की ताजा ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका को 64वां, म्यांमार, ठीक है सब देख लिए हैं आप लोग। चलिए आगे नीचे आइए, ब्रैकेट गिन 136 देशों के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आधार पर भुखमरी की स्थिति का आकलन इस वर्ष की रिपोर्ट में किया गया है। 136 देशों के लिए आंकड़ों का संग्रहण हंगर इंडेक्स की गणना हेतु इस वर्ष किया गया था, किंतु अपर्याप्त आंकड़ों के चलते 121 देशों के लिए ही रैंकिंग का निर्धारण
किया गया है, जिनमें भारत का 107। इस वर्ष कितना 2022 में, 2021 में, दोनों याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। भूख के मामले में अंडरलाइन कीजिए, भूख के मामले में जो देश भारत से भी खराब स्थिति में है उनमें नाइजीरिया और अफगानिस्तान के अलावा जामीबिया 108वां, लाइबेरिया 113वां, कांगो 118वां, चाड 117वां और यमन सबसे नीचे है 121वां स्थान जरूर याद रखना। भूख के मामले में अंडरलाइन मत कीजिएगा, भूख के मामले में भारत की स्थिति चिंताजनक विगत वर्षों से बनी हुई है। हाल ही के वर्षों में यानी 2016 में 118 देशों में 97 हुआ था, 2017 में 119 गो देश में 100 हो गया, 2018 में 119 गो देश में 103वां, 2019 में 117 देश में 102वां, 2020 में 107 देशों में 94वां, 2021 में 116 गो देश में 100। चलिए नेक्स्ट, इसी में आइए। 2022 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में 49 देशों के लिए इस इंडेक्स का मान जो है 9.9 से कम बताया गया है, यानी बेहतर। 49 कंट्री हैं विश्व में ऐसे, इनमें से 17 देश ऐसे हैं जिनके लिए यह सूचकांक जो है 5 से भी कम है। इनमें अंडरलाइन कीजिए 5 से कम नंबर, इनमें कुवैत, एस्टोनिया, क्यूबा, टर्की, यूक्रेन, बेलारूस, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया और उरुग्वे। का मैंने बतियात एकदम कितना शांत हो गए, गुड़गुड़ लेके जरूरत बा का एकदम शांत रह के लागे ना कि साला पत्तो हिलते, पत्ता के हिले तो ओकरा आवाज आ जाए। अरे गुड़गुड़ गुड़गुड़ नहीं के पढ़े के मोत आओ, वीडियो दे देते जा घर में पढ़ लिया। वीडियो देखला के बाद नहीं बुझा कि क्लास के वैल्यू कितना होला, तो उनको मन लगे वीडियो देखेंगे। हम अपन वीडियो अपने ना देख पाए, जब पढ़ावल वीडियो बहुत देखे मन करला, नहीं करेंट वाला वीडियो मन ना करला देखे, हटा छोड़, नहीं मन करता है उसको देखने का। तो ऑफलाइन के एक अलग आनंद है, इसको खराब मत कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। तो एक बार ब्लैक लिस्ट में शामिल करें तो बुझ लियो। हाँ बात क्लियर है में, चलो प्लीज तनी ध्यान दलोगा। तो हम यहाँ सीरियस होकर पढ़ावा दें तो समझ में कुछ चल आवे तो नहीं। 5 में से कम वाला देश 17 को संयुक्त रूप से 1 रैंक प्रदान किया गया है, समझे। 5 गो से कम सूचकांक वाले इन सभी 17 देशों को संयुक्त रूप से पहला रैंक, यानी पहला रैंक पर कुल को देश, और इन 17 देश का मार्क्स मने कितना है, 5 से कम है। चलिए, भूख की लो स्थिति वाले 49 देशों में संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील, बुल्गारिया, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, रूस, ईरान आदि भी शामिल है। इन सभी के लिए सूचकांक का मान 9.9 से कम है। अब आते हैं मॉडरेट में। तो भूख की मॉडरेट स्थिति अर्थात सूचकांक मान कितना हो जाएगा, 10 से लेके 19.9 वाले देशों में 36 देश इस रिपोर्ट से सूचीबद्ध हैं। और इन 36 में कौन कौन मेन है, तो सूरीनाम, ओमान, अल्जीरिया, जॉर्डन, लेबनान, मिस्र, सेनेगल, घना, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, वेनेजुएला आदि के अतिरिक्त श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल बा हमनी नोइखी, हमनी 20 से नीचे में नोइखी, ऊपर बनी सब। चलिए भारत अंडरलाइन करी, भारत सहित 31 देशों के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मान 20 से 35 के बीच आकलित किया गया है, जिससे इन्हें भूख की सीरियस स्थिति वाला देश, यानी भारत को किस में रखा गया है, सीरियस में। हाँ, इसमें अंडरलाइन करते चले, इनमें भारत के लिए यह सूचकांक तनके से कम लग 35 से हो ज्यादा 29.1 आकलित किया गया, बहुत खराब स्थिति है, तथा 107वां स्थान उसे प्रदान किया गया। बस अंडरलाइन मत कीजिए। पिछले वर्ष 2021 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत के लिए यह इंडेक्स 27.5 था तथा 116 देशों की सूची में 101वां स्थान भारत को दिया गया था। भूख की सीरियस स्थिति अर्थात 20 से 35 वाले देशों की श्रेणी में वर्गीकृत अन्य देशों में बोत्सवाना, गामीबिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, तंजानिया, केन्या, कंबोडिया, हैती, हाँ, और उसके बाद सूडान आदि देश शामिल है। इस वर्ष कुल मिलाकर 9 देशों के लिए हंगर इंडेक्स का मान जो 35 से 50 के बीच में है, इसमें चाड, कांगो, मेडागास्कर, केंद्रीय अफ्रीका गणराज्य, यमन है। अन्य 4 अन्य देशों बुरुंडी, सोमालिया, सूडान और सीरिया के लिए भी हंगर इंडेक्स का मान 35 से 50 के बीच है, किंतु इन्हें कोई रैंक नहीं दी गई है। इन सभी 9 देशों में भूख की स्थिति को अलार्मिंग बताया गया है। वर्ष 2022 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में किसी भी देश में भूख की स्थिति एक्सट्रीमली अलार्मिंग नहीं बताई गई है। अंडरलाइन कर लीजिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किसी भी देश में एक्सट्रीमली अलार्मिंग सिचुएशन नहीं बताया गया है। बस वर्ष 2022 की सूची में किसी भी देश के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मान 50 यानी उससे अधिक नहीं होगा तब अलार्मिंग नहीं है।
चले, भूख की स्थिति मापने का आधार 4 गो होता है। विभिन्न देशों के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट अब 2 गैर सरकारी संगठनों, है ना, ये कौन कौन सी लिखल, वेल्थ हंगर हेल्फेयर जर्मनी का है, और एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड का। ये इसी 2 के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2017 तक यह रिपोर्ट वाशिंगटन स्थित एक संस्थान था, IFPRI द्वारा जारी किया जाता था। इस सूचकांक का आकलन 4 पैरामीटर्स के आधार पर किया जाता है। इनमें अंडरलाइन कीजिएगा, इस सूचकांक का आकलन 4 पैरामीटर के आधार पर किया जाता है। कंटिन्यू। इनमें अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग व चाइल्ड मोर्टेलिटी शामिल है। बस इनमें चाइल्ड वेस्टिंग से तात्पर्य 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंडरवेट बच्चों के अनुपात से है, जबकि चाइल्ड स्टंटिंग क्या है, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कम ऊंचाई है, स्टंटिंग हो गया। जर्मनी के गैर सरकारी संगठन वेट हंगर हेल्प आयरलैंड के कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा केंद्र सरकार ने तैयार की गई ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2012 रिपोर्ट को खारिज करते हुए, भारत सरकार ने इसको खारिज कर दिया है, खारिज करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट में भारत की छवि को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में दिखाया गया है जो अपनी जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा नहीं करता है। सूचकांक की गणना की त्रुटिपूर्ण बताते हुए इससे देश की छवि को खराब करने का प्रयास सरकार ने बताया। बोले मिली भगत है, भारत को बदनाम किया जा रहा है कि भारत के लोग के खायला हम नहीं, अब बड़का बड़का बात करता है ना, बोला ये टाइप से बात हुआ थोड़ा। तो वही डाटा इसमें कुछ विशेष नहीं है ना, पड़ोसी देश वाला है, ये जानते हैं आप लोग। अफगानिस्तान हमनी से वो ऊपर है, भारत 107, पाकिस्तान 99, बांग्लादेश 84। भारत सरकार ने GHI 2022 की आलोचना क्यों की है, तो GHI की कार्यावधि पर सवाल सरकार ने उठाया। सरकार के तर्क 2 प्रमुख भाग हैं। पहला कि GHI भुखमरी का एक भ्रामक मापन का उपयोग करता है कि इसमें उपयोग के लिए 4 चरों में से 3 बच्चों से ही संबंधित है। ये कौन बात हुआ, और मैं हाइट से, तो हाइट क्योंकि नहीं बढ़ते में तो भाई गॉड गिफ्टेड भी तो होला, में हमनी का दोस्त बा कि लड़का का नेता नहीं निकले, जब लड़का का हाइट नहीं बढ़त एक मतलब बाप माताजी को खाना ना देवेला, बात सोभा था। ये बातवा भारत कहला, ये बातवा भारत कहता कि हाइट नहीं के बढ़त, तो एक मतलब का होगा हमनी के खराब बनी सर। हाँ, तो 4 में से 3 गो तो मानक बच्चा संबंधित है, और ये पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व तो कैसे करेगा। अब 4 मानक का प्रयोग कर रहे हैं, 3 गो बच्चा से संबंधित है, पूरा देश की जनसंख्या को रहे भूखे है, तो सही में थोड़ा सा गड़बड़ है। दूसरा, GHI का जो चौथा संकेतक है, यानी अल्प पोषित आबादी का अनुपात 3000 लोगों के बहुत छोटे नमूने के जनमत संग्रह पर आधारित है। अब 3000 लोग को आप ले लेते हैं, उसी का जांच करके कह देते हैं पूरा देश से भूखमंगा बा, कैसे हो सकता है। तो इसको लेकर के भी भारत जो है अपने ये करता है, जो वैश्विक आबादी के 5वें हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत जैसे देशों के आकलन के लिए उपयुक्त नहीं है। भूखमरी से निपटने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन अभियान चला रहा है, तो पोषण अभियान चला रहा है, प्रधानमंत्री मातृ, ये मुख्य परीक्षा का VVI क्वेश्चन है, पहले बता दे रहे हैं कि हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति खराब होती जा रही है, तो क्या भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदम सफल है या नहीं है। तो वहां पे आपको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, 4 पॉइंट का जिक्र करना पड़ेगा। उसके बाद भारत सरकार द्वारा जितना कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके बारे में जानकारी देना होगा। मुख्य परीक्षा ऐसे नहीं पास कीजिए, पीटी चले खींच करके कर भी लीजिएगा, तो मुख्य परीक्षा का मोस्ट UPSC में तो गारंटी पूछेगा, क्वेश्चन पेपर निकाल के देखिए, पूछता है जब हंगर इंडेक्स आगे इस तरह का बात होगा, भारत सरकार आपत्ति व्यक्त करेगा, तो आपका विचार जानना चाहेगा ही, क्योंकि भाई आप कलेक्टर बनिएगा, अभी का काम है आमदाना बांटना, आपका सोच क्या है पहले इस पर। तो भारत में भूख से निपटने के लिए जो मुख्य प्रोग्राम है उसमें पोषण अभियान है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, फूड फोर्टिफिकेशन है, मिशन इंद्रधनुष है, इट राइट इंडिया मूवमेंट, इस तरह के प्रोग्राम जो है भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। फिर भी भारत की स्थिति जो खराब है, वो भारत सरकार ने आरोप लगाया है जो मापदंड का प्रयोग हो रहा है उसमें से 3-5 वर्ष से कम उम्र के बच्चा का है, और इसे पूरा देश का प्रतिनिधित्व कैसे कराया जा सकता है ना। तो इस तरह से इस इंडेक्स को उसने खारिज कर दिया है। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भारत का स्थान 2022 में 7, 2021 में खेल खत्म, इतिश्री। चलिए आज के लिए इतना। एकरा कहिएगा टारगेट बेस्ड पढ़ाई, आधा घंटा में खत्म हो तो चाहे 3 घंटा लागे तो, हाँ, जे दिन दर्पण खत्म हो जाई वो दिन समय मिली तो कोनो प्रोग्राम करल जाई, ना मिली तो पढ़त रहल जाई, कहियो ना कहियो तो मिली, गारंटी बा का।